विज्ञान वाली क्लासेस। तो हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देख रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का दे रखा है जो लंग्स होता है, लंग्स को अलग अलग देखो। यहाँ पर हम लोग का जो राइट लंग होता है ये 3 लोब में बटा हुआ था। अपर हम लोग का दे रखा है अपर राइट अपर लोब हम लोग का दे रखा है, फिर राइट मिडिल लोब, ये सेकंड वाला राइट मिडिल लोब हो गया, और तीसरा दे रखा है राइट लोअर लोब दे रखा है। यानी 3 यहाँ पर हम लोग का राइट लंग बटा हुआ होता है। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये राइट मिड क्लेविकुलर लाइन दे रखा है, यहाँ पर हम लोग का डिवाइड कर रहा है जो राइट लंग को। फिर यहाँ पर साथ में हम लोग का देख रहे हैं कि ये भी हम लोग का दे रखा है राइट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन दे रखा है। यहाँ पर हम लोग का थायरॉक्स कार्टिलेज दे रखा है, थायरॉक्स कार्टिलेज हो गया है, फिर लैरिंग्स हो गया उसके जस्ट नीचे। फिर यहाँ पर हम लोग का ट्रेकिया सिचुएट होता है। फिर यहाँ पर सुप्रा स्टर्नल नोच दे रखा है, सुप्रा स्टर्नल नोच हो गया जहाँ पर क्लेविकल जो बोन होता है ये हम लोग का जुड़ा हुआ होता है। हम लोग का फर्स्ट री भी यहाँ पर दे रखा है। फिर एंगल ऑफ लुइस, यानी एंगल ऑफ लुइस जहाँ स्टर्नम जुड़ा हुआ होता है वहीं पर हम लोग क्या होता है, कैरिना होता है। तो बीच वाले भाग को एंगल ऑफ लुइस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो लेफ्ट लंग होता है ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। राइट लंग जो है 3 भागों में बटा हुआ होता है, जबकि लेफ्ट लंग जो है 2 भागों में बटा होता है। और यहाँ पर दे रखा है लेफ्ट अपर लोब दे रखा है, और यहाँ पर लेफ्ट लोअर लोब दे रखा है। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो पोस्टीरियर पार्ट दे रखा है, पोस्टीरियर पार्ट जो हम लोग का दिया गया है, यहाँ पर स्पाइनल प्रोसेसेस दे रखा है, क्योंकि इसके माध्यम से स्पाइनल की क्रिया जो भी होती है यहाँ पर की जाती है। फिर यहाँ पर राइट अपर लोब हम लोग का दे रखा है, राइट अपर लोब हो गया। फिर लेफ्ट अपर लोब दे रखा है, यहाँ पर लेफ्ट अपर लोब हो गया। ये लेफ्ट लोअर लोब हो गया, हम लोग का नीचे वाला लोब दे रखा है। फिर राइट लोअर लोब दे रखा है, और बीच वाले लाइन को वर्टिब्रल लाइन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या होता है, वर्टिब्रा बिलोंग कर रहा होता है, इसलिए इस लाइन को हम लोग वर्टिब्रल लाइन बोलते हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग का जो लाइन दिया गया है इसको बोलते हैं स्कैपुलर लाइन, क्योंकि हम लोग का ये पीछे वाला जो भाग होता है यहाँ पर स्कैपुला बोन होता है, और इसलिए इस लाइन को हम लोग स्कैपुलर लाइन बोलते हैं। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड वाले को देखते हैं। इसके पहले वाले में हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देखे थे, और यहाँ पर हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देखेंगे। द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई। यानी जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ये हम लोग का इनमें ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, विथ द एक्सेप्शन ऑफ द राइट एंड the left mainstem bronchi. All lower airway structures are located inside the lung। यानी यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो हम लोग का राइट और लेफ्ट मेन स्टेम जो ब्रोंकाई होता है, यानी कि इनके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, यानी ब्रोंकियोल्स हो गया, एल्वियोलर डक्ट हो गया, और ये एल्वियोलाई हो गया, ये सारे जितने भी होते हैं ये लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। बस यहाँ पर जो हम लोग का ब्रोंकाई होता है ये लंग्स के बाहर पाया जाता है। The right lung is divided into the 3 lobes, अपर, मिडिल एंड लोअर, जैसा कि अभी ऊपर बताया गया 3 अलग अलग लोब में बांटा गया है। एंड द लेफ्ट लंग इनटू द 2 लोब्स, जबकि जो लेफ्ट लंग होता है वो 2 अलग अलग लोब में बांटा गया, अपर एंड लोअर लोब। द स्ट्रक्चर ऑफ द चेस्ट वॉल, रिब्स, ल्यूरा, मसल ऑफ रेस्पिरेशन, ये सारे मिलकर हम लोग का चेस्ट के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, और आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन, और ये सारे हम लोग का रेस्पिरेशन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वंस एयर पासिस द कैरिना इट इज़ इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एक बार जब हम लोग का एयर जो होता है कैरिना से होकर पास कर जाता है, जैसा कि अभी बताया गया, कैरिना एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग का जो ट्रेकिया होता है वो फिनिश होकर 2 अलग अलग ब्रोंकस में डिवाइड होता है, वो लास्ट प्लेस होता है कैरिना। एंड इट इज़ इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और उसके माध्यम से क्या होता है हम लोग का, फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम लोग का एयर चला जाता है। द मेन स्टेम ब्रोंकाई, पुल्मोनरी वेसल्स एंड द नर्व्स एंड इंटर द लंग थ्रू ए स्लिट कॉल्ड द हिलस। यानी जो मेन स्टेम हम लोग का ब्रोंकाई होता है, पुल्मोनरी वेसल हो गया और नर्व हो गया, ये सारे जो होते हैं एक स्लिट लुक मतलब स्लिट नुमा आकृति के माध्यम से हम लोग के लंग्स में प्रवेश करते हैं, और इसलिए इसको हम लोग हिलस बोलते हैं। पुल्मोनरी वेसल्स, नर्व हो गया और ब्रोंकाई हो गया, ये हमारे लंग्स में जाते हैं स्लिट नुमा आकृति की तरह, इसलिए इन्हें हिलस बोलते हैं। द राइट मेन स्टेम ब्रोंकस इज शॉर्टर, वाइडर एंड स्ट्रेटर देन द लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस। यानी जो हम लोग का राइट मेन स्टेम ब्रोंकस होता है ये लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस से जो है हम लोग का बताया जा रहा है ये शॉर्टर होता है, वाइडर होता है और स्ट्रेटर होता है। अब यहाँ वाइडर रहेगा तो गैसों की आदान प्रदान की क्रिया जो होगा हम लोग का राइट में सबसे ज़्यादा होगा,
तो वहीं हम लोग का बताया गया फॉर दिस रीजन एस्पायरेशन इज़ मोर लाइकली टू अकर इन द राइट लंग देन इन द लेफ्ट लंग, यानी जो श्वसन लेने की जो क्रिया होगा हम लोग का ये राइट लंग में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये वाइडर होगा और स्ट्रेटर रहेगा। तो जब स्ट्रेट रहेगा तो कोई भी श्वास लेने के दौरान कोई हम लोग का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, इसलिए जो श्वसन की क्रिया होगी यानी श्वास लेने की जो क्रिया होगी वो राइट लंग में ज़्यादा होगी, जबकि लेफ्ट लंग जो होता है उसमें कम होगी। अब यहाँ पर हम लोग का साथ में दिया गया है, जैसा कि अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कि जो ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई यानी ट्रेकिया यहाँ तक हम लोग का दे रखा है, ट्रेकिया से आगे हम लोग का ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकाई फिर आगे धीरे धीरे डिवाइड होकर ये सब सेगमेंटल ब्रोंकाई हो गया, फिर सब सेगमेंटल ब्रोंकाई के बाद हम लोग का ब्रोंक्यूल्स के रूप में यहाँ पर टूट गया, और ब्रोंक्यूल जो है रेस्पिरेटरी हम लोग का यहाँ पर दे रखा है, नॉन रेस्पिरेटरी। फिर लास्ट में जो हम लोग का पार्ट होता है वहीं एल्वोलाई होता है। तो इस लास्ट पार्ट में जो भी हम लोग का बताया गया है यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और मुश्किल पड़ता है। तो अगर हम लोग एक्सरसाइज पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे तो इस पार्ट को आराम से जो भी ऑक्सीजन जो रिक्वायर होता है वो आसानी से पहुँच सकता है एक्सरसाइज के दौरान। The main stem bronchi subdivides several times to form the lower segmental and subsegmental bronchi। जो मेन स्टेम ब्रोंकाई होता है वो कई बार यहाँ पर डिवाइड हो रहा होता है ताकि लोअर सेगमेंटल और सब सेगमेंटल ब्रोंकाई का निर्माण हो सके। द फर्दर डिवीजन फॉर्म द ब्रोंक्यूल्स, यानी ब्रोंकाई का जब हम लोग का सब सेगमेंटल के आगे जब डिवीजन होता है ब्रोंकाई के बाद तो ब्रोंक्यूल्स का निर्माण कर रहा होता है। द मोस्ट डिस्टेंट ब्रोंक्यूल्स आर कॉल्ड द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, यानी जो हम लोग का सबसे दूर स्थित ब्रोंक्यूल होता है वो सब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। बियॉन्ड दीज लाई द एल्वुलर डक्ट्स एंड एल्वुलर सैक्स, यानी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अलावा हम लोग का अभी बताया गया है कि एल्वुलर डक्ट, और साथ में यहाँ पर हम लोग का और दूसरा बताया गया है एल्वुलर डक्ट और दूसरा एल्वुलर सैक्स हम लोग का पाया जाता है। और ये सारे एल्वुलर जो होते हैं हम लोग का बैगनुमा आकृति होता है, जब हम लोग कभी भी एयर लेते हैं तो ये सैक्स में क्या होता है, फुलाव आ जाते हैं, यानी एल्वुलर सैक जो होता है इसमें फुलाव आने लगते हैं। द ब्रोंक्यूल्स आर encircled by the smooth muscles that constrict and dilate in response to various stimuli, यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ब्रोंक्यूल होता है वो हम लोग का स्मूथ मसल के माध्यम से घिरा हुआ होता है, और ये स्मूथ मसल कभी या तो कंस्ट्रिक्ट करते हैं या तो सिकुड़ते हैं या दूसरी बार फैल जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू द वेरियस स्टिमुलाई। और ऐसा इसलिए होता है जब कोई बाहरी वातावरण में कोई वस्तु जैसे हंसने की जब क्रिया होती है तो हम लोग का जो मसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं यानी फैल जाते हैं, और जब कभी भी डिप्रेशन की कंडीशन होगा तो उस कंडीशन में डर का कंडीशन होगा तो डर के कंडीशन में ये मसल्स जो होते हैं कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ये सारे प्रक्रिया अगर शरीर में हो रहा होगा तो हम लोग का जो फ्लो होता है, ऑक्सीजन का फ्लो होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो अगर हम लोग कभी भी रिलैक्स मूड में रहते हैं तो ऑक्सीजन का फ्लो सही रूप से होगा, जबकि वहीं टेंशन के रूप में रहते हैं तो हम लोग का ऑक्सीजन का फ्लो सही नहीं हो पाएगा, फिर शरीर के जितने भी एक्टिविटी होते हैं वो डिस्टर्ब होने लगती है। द टर्म bronchoconstrictions and bronchodilators refers to the decrease or increase in the diameter of airways caused by the contraction or relaxation of the muscles, यानी यहाँ पर ये हम लोग का बताया जा रहा है कि जो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन दे रखा है और ब्रोंकोडाइलेशन दे रखा है ये एक प्रकार के डिक्रीज और इंक्रीज यानी डायामीटर में डिक्रीज और इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन जो है इसके माध्यम से ब्रोंक हम लोग का होता है, जो ब्रोंकियल होता है उसमें सिकुड़न पाई जाती है, तो सिकुड़न की वजह से डिक्रीज हो जाएगा एयर में पास जो होता है। और फिर दूसरा दे रखा है ब्रोंकोडाइलेटर्स, जब यहाँ पर ब्रोंको जो है डायलेट होगा मतलब फैलेगा तो एयर जो पास होगा वो सही से पास हो पाएगा। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द एल्वुलाई, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो आदान प्रदान की क्रिया होती है वो एल्वुलाई में होती है। द ट्रेकिया एंड द ब्रोंकाई एक्ट एज द पाथवे टू कंडक्ट द गैसेस टू एल्वुलाई, यानी ट्रेकिया और ब्रोंकाई हो गया हम लोग का एक प्रकार से रास्ते की तरह काम कर रहा होता है और यहाँ पर गैसों की आदान प्रदान की क्रिया को परिपूर्ण कर रहा होता है। द ट्रेकिया प्लस ब्रोंकाई आर कॉल्ड द एनाटॉमिक डीड स्पेस, यानी वीडी। जो ट्रेकिया हो गया और ब्रोंकाई हो गया ये दोनों को आपस में मिलाकर जो भी हम लोग का बताया जाता है इसे एनाटॉमिक डीड स्पेस यानी वीडी के नाम से जानते हैं।
The air filling this space with the every breath is not available for gas exchange। जब कभी भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते समय यहाँ पर हम लोग का बताया जाता है कि 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन लिया जाता है, और पूरा का पूरा जो हम लोग का यहाँ पर गैस होता है ये सारे हम लोग का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। सारे जो है ब्रीथ के रूप में हम लोग लेते तो हैं, लेकिन ये सारे गैस हम लोग का एल्वेलाई में नहीं पहुँचता है। इन एडल्ट्स ए नॉर्मल tidal वॉल्यूम VT आर the volume of air exchanged with each breath is about 500 मिलीलीटर। यानी प्रत्येक जो हम लोग का यहाँ पर लिया जाता है एक्सचेंजिंग की प्रक्रिया 500 मिलीलीटर का होता है। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जिनमें 500 मिलीलीटर तो इनहेल किया जाता है, लेकिन 150 मिलीलीटर जो होता है ये VD होता है, यानी यहाँ पर एनाटॉमिक डीड स्पेस में रहता है। एनाटॉमिक डीड स्पेस का मतलब ये हुआ कि 500 मिलीलीटर जब हम लोग श्वास लेते हैं तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई के बीच में 150 मिलीलीटर प्रत्येक बार रह जाता है, और 350 मिलीलीटर जो भी होता है हम लोग का ऑक्सीजन ये एल्वेलाई को पहुंचता है। यानी 150 मिलीलीटर ट्रैकिया और ब्रोंकाई के बीच में फिर से रहता है, और फिर हम लोग का अगले स्टेप में क्या होता है 350 मिलीलीटर एल्वेलाई को पहुँच जाता है। तो ये क्रिया बार बार हम लोग का परिपूर्ण होती रहती है। फिर आगे हम लोग का दे रखा है कि आफ्टर मूविंग थ्रू द VD एयर रीचेज द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई। यानी यहाँ पर VD यानी एनाटॉमिक डीड स्पेस से होते हुए जो एयर होता है ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक पहुँचता है और साथ में एल्वेलाई तक पहुँचता है। एल्वेलाई आर स्मॉल सैक्स डैट आर प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। यानी एल्वेलाई जो होता है एक प्रकार के बैगनुमाई छोटी आकृति के रूप में होता है, जो गैस के आदान प्रदान की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और एल्वेलाई जो होता है ये लंग्स के अंदर साथ में पाया जाता है। द एल्वेलाई आर इंटरकनेक्टेड बाय द पोर्स ऑफ कोन विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एल्वियोलस टू एल्वियोलस। अब यहाँ पर एल्वेलाई जो होता है हम लोग का इंटरकनेक्टेड होता है एक छिद्रनुमा आकृति से, और इस प्रकार जो भी होता है ये एयर के मूवमेंट को एक एल्वियोलस से दूसरे एल्वियोलस में ट्रांसफ़र कर रहा होता है पोर्स के माध्यम से, यानी छिद्र के माध्यम से। डीप ब्रीदिंग promotes air movement through these pores and assists the moving mucus out of the respiratory bronchioles। अब यहाँ पर हम लोग का जब डीप ब्रीदिंग ले रहे होंगे तो उस कंडीशन में हम लोग के लंग्स में अगर पानी डिपॉजिट हो जाता है, फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो भी डीप ब्रीदिंग लेंगे तो डीप ब्रीदिंग से हम लोग का जो फ्लूइड होगा ये बाहर निकल कर आ जाएगा इस हम लोग का पोर्स के माध्यम से। यहाँ पर जो पोर्स बताया गया है इस पोर्स के माध्यम से हम लोग का जो भी फ्लूइड होगा वो बाहर निकल कर आ जाएगा, और इस प्रकार हम लोग का जो भी श्वसन की क्रिया होगा वो तंदुरुस्त रहेगा, मतलब उसमें कोई भी प्रभाव नहीं होगा। साथ में ये बताया जा रहा है बैक्टीरिया कैन आल्सो मूव थ्रू दीज पोर्स स्प्रेडिंग इन्फेक्शंस टू द प्रीवियसली अनइफेक्टेड एरिया। यानी इस पोर के माध्यम से जो बैक्टीरिया होता है वो भी क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है, और प्रवेश करके जो अनइफेक्टेड एरिया है उसको भी इन्फेक्शन फैलाने की संभावना को बढ़ा सकता है। यानी ये पोर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए भी साथ में ये हानिकारक भी हो सकते हैं। The adult lung has 300 million alveoli, and alveoli have a total volume of 2500 milliliter and a surface area of gas exchange that is about the size of the tennis court। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक युवा व्यक्ति अगर होता है तो युवा व्यक्ति के लंग में जो भी हम लोग का एल्वेलाई होता है वो 300 मिलियन एल्वेलाई होता है, जिनका टोटल वॉल्यूम 2500 मिलीलीटर होता है। यानी 300 मिलियन एल्वेलाई का टोटल वॉल्यूम 2500 मिलीलीटर होता है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ए सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज डेट अबाउट, यानी जब भी गैस एक्सचेंज का हम लोग का जो घटना घटित होता है वो क्या होता है एकदम छोटी सी आकृति में, चूँकि हम लोग का एल्वेलाई जो होता है लंग्स में सबसे छोटी आकृति में पाया जाता है, इसलिए सबसे छोटे से भाग में हम लोग का यहाँ पर गैस एक्सचेंज की प्रक्रिया परिपूर्ण होती है। गैस आर एक्सचेंज्ड एट द एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन्स where the alveoli came in contact with the pulmonary capillaries। यानी यहाँ पर गैस एक्सचेंज की जो हम लोग का प्रक्रिया हो रही है वो एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन से होती है, और साथ में जहाँ पर हम लोग का बताया जा रहा है कि एल्वेलाई जो होता है यहाँ पर कंटेक्ट रहता है पुल्मोनी कैपिलरी से। यानी जब गैस को छोड़ा जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग का पुल्मोनी कैपिलरी ऑब्जर्व कर लेगा। In the conditions such as the pulmonary edema, the excess fluid fills the interstitial space and alveoli।
यानी ये बताया जाता है जब पुल्मोनरी एडिमा होता है। पुल्मोनरी एडिमा का मतलब हम लोग का लंग्स में ज़्यादा मात्रा में अगर फ्लूइड या म्यूकस भर जाता है तो उसे हम लोग पुल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। और ये हम लोग का जो एडिमा जो होता है ये इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में पानी भरने की वजह से होता है या एल्वोलाई के बीच में। तो ये पानी भरने की वजह से हम लोग का होता है। और मार्केटली रिड्यूसिंग द गैस एक्सचेंज, जब हम लोग का शरीर में जो लंग्स है अब उसमें लंग्स में अगर फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है तो जो गैस एक्सचेंज की प्रक्रिया होती है वो घटने लगती है और इस प्रकार हमारे पूरे लंग्स को डिस्टर्ब कर रही होती है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर सर्फेक्टेंट। द लंग आर ए कलेक्शन ऑफ द 300 मिलियन एल्वोलाई एंड ईच 0.3 मिलीमीटर इन डायमीटर। यानी लंग्स जो होता है 300 मिलियन एल्वोलाई से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब इतना हम लोग का एल्वोलाई पाया जाता है। साथ में प्रत्येक के जो डायमीटर होते हैं वो 0.3 मिलीमीटर के होते हैं। बिकॉज एल्वोलाई आर अनस्टेबल्स दे हैव ए नेचुरल टेंडेंसी टू कोलेप्स। चूँकि एल्वोलाई जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर बहुत अनस्टेबल होते हैं यानी मजबूत नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो क्षमता होती है वो आपस में टकराने लगते हैं। एल्वोलर सेल्स सेक्रेट द सर्फेक्टेंट। और यहाँ पर जो एल्वोलर सेल जो होते हैं वो सर्फेक्टेंट को सेक्रेट कर रहे होते हैं। यानी सर्फेक्टेंट एक प्रकार का म्यूकस टाइप का होता है, जिसकी वजह से हम लोग का क्या होता है, जो भी अगर एल्वोलाई मूव कर रहे होते हैं, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो एक बार एल्वोलाई जो होते हैं फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। तो ये क्या हो, फैलने सिकुड़ने की जो क्रिया होती है, अगर सर्फेक्टेंट रिलीज हो रहा होगा तो वो लोग आराम से एल्वोलाई जो होते हैं मतलब आराम से मूव कर सकते हैं। लेकिन जब ये हम लोग का क्रिया नहीं होगा तो फिर आपस में टकराने लगेंगे एल्वोलाई और डेथ करने लगेंगे। अगर सर्फेक्टेंट हम लोग का नहीं सेक्रेट होगा तो एल्वोलाई जो होते हैं आपस में टकराने लगेंगे और लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सर्फेक्टेंट इज ए लिपोप्रोटीन्स दैट लोअर्स द सरफेस टेंशंस इन द एल्वोलाई। यानी सर्फेक्टेंट जो होता है एक प्रकार का लिपोप्रोटीन होता है जो सरफेस टेंशन यानी उनके बीच में होने वाले तनावों को कम करता है और इस प्रकार आराम से मूवमेंट में मदद करता है सर्फेक्टेंट जो है। इट reduces the amount of pressure needed to inflate the alveoli and makes them less likely to collapse। यानी यहाँ पर जो भी होता है जब मूवमेंट एल्वोलाई कर रहा होता है तो वहाँ पर कम प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है, अगर वहीं सर्फेक्टेंट नहीं रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ में हम लोग का इन्फ्लेमेंट द एल्वोलाई, यानी जब हम लोग का सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है तो एल्वोलाई जो होता है आराम से फूल जाता है, हम लोग का इन्फ्लेट हो जाता है और मेक्स देम लेस लाइकली टू कोलेप्स। और इस प्रकार उन्हें कम जो होता है कोलेप्स होने पड़ते हैं। अगर वहीं सर्फेक्टेंट नहीं होता तो ज़्यादा कोलेप्स मतलब टकराते एल्वोलाई आपस में और साथ में डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। नॉर्मली ईच पर्सन टेक्स ए स्लाइटली लार्ज ब्रीथ एंड टर्म्ड ए साई। कभी भी जो व्यक्ति होते हैं वो प्रत्येक 5 और 6 ब्रीथ के बाद एक लंबी सांस लेते हैं और उस लंबी सांस को हम लोग साई बोलते हैं। दिस साई स्ट्रेचेज द एल्वोलाई एंड प्रोमोट्स द सर्फेक्टेंट सेक्रेशंस। और ये साई जो होते हैं क्या करते हैं कि एक प्रकार से जो एल्वोलाई होता है एल्वोलाई में खिंचाव करते हैं, जिसकी वजह से जो सर्फेक्टेंट होगा जो म्यूकस होगा वो सेक्रेशन होता है और म्यूकस की सेक्रेशन की वजह से हम लोग का जो भी एल्वोलाई होता है वो सही से काम कर रहा होता है। लेकिन अब साथ में ये भी हम लोग का ध्यान देना है कि जब म्यूकस का सेक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में पुल्मोनरी एडिमा का होने का चांस हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो भी सेक्रेशन होना चाहिए म्यूकस का वो ज़्यादा मात्रा में ना होकर एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, यानी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए इसका सेक्रेशन जो है। अब यहाँ पर गैसों की आदान प्रदान की क्रिया को बताई गई है, जैसा कि हम लोग का PaO2 दे रखा है। ये जो भी हम लोग का एक्सहेल किया जा रहा है मतलब छोड़ा जा रहा है PaO2 दे रखा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का दे रखा है और ये लेने जाने वाला हम लोग का मतलब जो भी लिया जाता है उसके बारे में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि व्हेन नॉट इनफ सर्फेक्टेंट इज प्रेजेंट द एल्वोलाई कोलैप्स। अगर हम लोग का ज़्यादा मात्रा में सर्फेक्टेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो एल्वोलाई जो होगा आपस में टकराने लगेगा और एल्वोलाई आपस में टकराता है। द टर्म अटेलेक्टेसिस रेफर्स टू कोलैप्स्ड एराइजेज एल्वोलाई। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो टर्म होता है अटेलेक्टेसिस जो होता है ये एल्वोलाई को टकराने की वजह से होता है। यानी जब एयर की कमी होती है तो एल्वोलाई आपस में टकराने लगते हैं और उस टकराने की जो प्रोसेस के साथ हम लोग का जो घटना होता है उसको हम लोग अटेलेक्टेसिस बोलते हैं। द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट इज एट रिस्क फॉर द अटेलेक्टेसिस
बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया एंड रेस्ट्रिक्टेड ब्रीदिंग्स विद द पेन। अब यहाँ पर जो भी पोस्ट ऑपरेटिव मतलब जिनको ऑपरेशन किया जाता है तो उस पेशेंट में क्या होता है, एनेस्थीसिया की कंडीशन पाई जाती है और साथ में रेस्ट्रिक्टेड ब्रीदिंग यानी कम सांस लेने की स्थिति पाई जाती है ऑपरेशन के बाद। तो एनेस्थीसिया में जो होता है हम लोग का जो रेस्पायरेशन कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में म्यूकस का सिक्रेशन कम हो जाता है। जब म्यूकस का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो वहाँ पर हम लोग का एलोलाई जो होते हैं, एलोलाई मरने लगते हैं, कोलेप्स करने लगते हैं। कोलेप्स की वजह से जो घटना पाई जाती है उसी क्या बोलते हैं, अटेलेक्टेसिस बोलते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं, जब हम लोग का ऑपरेशन होता है किसी भी पेशेंट का, एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, और साथ में जब हम लोग का रिस्ट्रिक्टेड ब्रीथ मतलब सांस लेने में कमी पाई जाती है तो म्यूकस का सेक्रेशन कम हो जाएगा। म्यूकस के सेक्रेशन की कमी के कारण जो एल्वेलाई होते हैं वो डेथ करने लगते हैं, तो एक घटना पाई जाती है। तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अटेलेक्टेसिस बोलते हैं। In the acute respiratory syndrome, distress syndromes, the lack of surfactant contributes to widespread atelectasis। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक्यूट डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है उसमें सर्फेक्टेंट की कमी पाई जाती है, मतलब म्यूकस की कमी पाई जाती है, और म्यूकस की कमी के कारण